अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो है ये है चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन जो है वो आपको दूंगा और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको सेकंड हाफ जो है उसके क्वेश्चन रिकॉर्ड करके आपको जो है वो दूंगा। तो आप इनको हल करेंगे और इनसे फ़ायदा उठाएंगे। देखिए कि मैं इस वजह से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं देता कि फिर वो वीडियो जो है वो आधे घंटे तक चली जाती है, जिससे आप लोग वो बोरिंग फील करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 15 मिनट्स की या 12 मिनट्स की 13-14 मिनट्स की वीडियो है तो उसमें इंसान बोर नहीं होता, उसको अच्छे तरीके से सुन सकता है। इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियोस देता हूँ, लॉन्ग वीडियोस नहीं देता। अदरवाइज़ ये एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन आ सकते थे, तो इसलिए मैं इसको हाफ में चेंज करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस कैसे होती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस और ये सफोकेशन कॉज करती है। जब अगर इसको इनहेल कर लें तो ये आपको पता है कि हीमोग्लोबिन पे जो है वो जाके बाइंड हो जाती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की जगह पे जो भी ऑक्सीजन के जो वहाँ पे वर्क होता है उसकी जिस तरह के ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में सर्कुलेशन के साथ जो है चलती है, फिर ये चलती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, जिसकी वजह से हेडेक, फेटिक, अनकॉन्शियसनेस और इसके साथ साथ जो है वो डेथ के केसेस भी बाज़ औक़ात देखने में मिलते हैं, अल्लाह ना करे। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द मेजर हेल्थ इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर हेल्थ इफेक्ट क्या होता है? तो ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके पास है, अगर हाई कंसंट्रेशन के साथ आप इनहेल कर लेते हैं तो हेडेक हो सकता है, थकावट हो सकती है, उसके साथ साथ अनकॉन्शियसनेस आ सकती है और इवेंचुअली आप जो है वो डेथ की तरफ भी अल्लाह ना करे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा जो है वो एग्जाम्पल के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा बोर्ड में रिपीट हुआ है। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है ताकि इसके नंबर जो है वो आपके पक्के हों अगर ये आ जाए तो। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते कौन से हैं? द वेस्ट प्रोडक्ट गिवन आउट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट, जो होते हैं वहाँ पे एग्जॉस्ट से या फिर ऑटोमोबाइल से जो बहुत सारी गैसेस वहाँ से जो है वो निकलती हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है और फिर इसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं और बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल भी इस तरीके से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं। और इसके बाद है जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आपके पास बहुत सारे ये जो गैसेस आगे रिएक्ट करती हैं, H2SO4 बना दिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना दिया, ओजोन बना दिया और इसके साथ साथ PN बना दिया, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो आपके पास होता है वो बना दिया, इसके साथ एल्डिहाइड्स बन गए, कीटोन, कार्बोनिक एसिड और उसके साथ साथ पराक्सी बेंजोल बन गया। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके पास ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं। उसके बाद है डिफाइन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। आप इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को जो है वो क्या करते हैं जी, डिफाइन करते हैं ऐसी सब्सटेंसेस के जो हमारे इकोसिस्टम के ऊपर बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर बुरी तरह इफेक्ट करती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बुरी तरह इफेक्ट करती हैं। हम उनको क्या कहते हैं जी कि वो हमारे हमारे लिए पोल्यूटेंट्स होते हैं और ख़ास तौर पे इनका असर जो होता है वो किसी भी इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो रीजन होता है अर्थ का जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इसकी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। इसके लिए जो लोअर लेयर होती है ना हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर, लोअर लेयर जहाँ पे हम रह रहे हैं इस वक्त, लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आपके पास है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो ये बड़ी छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन बड़ी मर्तबा रिवाइज हुई हैं ये बोर्ड के पेपर में, तो आप इनको बिल्कुल इजी ना लीजिएगा, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। इकोसिस्टम को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। जैसे कि आपके पास एनिमल हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं और प्लांट्स के साथ साथ आप जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे अगर मिलजुल के रहते हैं तो ये सारे क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन आपके पास व्हाट इज लिथोस्फेयर। क्या लिथोस्फेयर क्या होता है? ये ज़मीन से रिलेटेड है, आपको पता है कि उसकी रिजिडिटी क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट की, और उसके साथ साथ डेप्थ इसकी कितनी होती है आपके पास 100 जो है वो किलोमीटर तक इसकी जो डेप्थ है वो जा रही है। और उसके साथ साथ मेंटल एंड कोर जो है वो इसके हैवी इंटीरियर हैं अर्थ के, उनको भी हम इसी के अंदर ही क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के ऊपर नोट। हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर से रिलेटेड जितनी भी बॉडीज हमारे पास हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ग्राउंड वाटर आपके पास है, इसको जब हम रिलेट करते हैं कि हमारे पास ये होता है हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड। ओवरऑल 97% ऑफ द अर्थ जो है वो जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोस्फीयर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने लाजमी लिखना, ये बाज़ औक़ात ये बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसके साथ ही आप एक बहुत मशहूर सी टर्म है जो कि काफ़ी मरतबा रिवाइज हुई है, डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। है बड़ी सिंपल सी टर्म लेकिन आती बहुत ज़्यादा है, बोर्ड के अंदर बाज़ औक़ात ये आ जाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द सोर्स, रिएक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के ऊपर इसका इफेक्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको जो केमिस्ट्री की शाख जो है वो डिस्कस करती है, जो उसको एक्सप्लेन करती है, उसको हम कहते हैं जी दूसरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ टेम्परेचर वेरीज इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर विद द चेंज ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के चेंज होने के साथ साथ स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर चेंज किस तरीके से आता है। तो इसने खास आपने एक स्टेटमेंट के साथ इस क्वेश्चन को लिखना है, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज स्टेडली विद द इंक्रीज एल्टीट्यूड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू अबाउट -56 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यों होता है? नियर द अर्थ जो आपके पास है ना, जो अर्थ है इज हीटेड बाय द रेडिएशन, जो कि ज़मीन से जो क्या होती हैं, रीमिट होती हैं फ्रॉम द अर्थ। तो इसके लिए इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर वेरीज लिटिल विद चेंज इन एल्टीट्यूड, द टेम्परेचर राइजेज टू अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट -2 डिग्री सेंटीग्रेड विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो ये आप इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके मैं आपको सिंपल वे में बता दूं कि ज़मीन के जब आप बिल्कुल पास होते हैं तो यहाँ से वो जो सन से रेडिएशंस आती हैं नीचे, और जब रीमिट होती हैं हमारे अर्थ से, तो वो उनकी वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ऊपर की तरफ जैसे ही आप जाते हैं तो वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ स्मोक। स्मोक को आपने डिफाइन करना है। ये स्टेटमेंट भी आ सकती है और इसके साथ साथ इसकी ये स्टेटमेंट भी आती है, व्हाट इज स्मोक, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। कि फोटोकेमिकल जो स्मोक होती है उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। बहरहाल स्मोक का आपको पता है कि जो स्मोक ये कम्बिनेशन होती है स्मोक एंड फोक। ये काफ़ी मरतबा रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कंटेंट इसके अंदर क्या क्या होता है। फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके साथ साथ अनबर्न्ड बगैर जले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो भी इसके कंटेंट्स होते हैं। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्मोक। स्मोक की फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मीन के किन कंडीशन में स्मोक जो है वो बनती है। सॉरी, इसकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताऊं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में होना लाजमी है, हाइड्रोकार्बन हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, VOC जिसको आप लिखते हैं। तो ये ट्रैफिक से माहौल में आ जाते हैं जिसकी वजह से स्मोक बनती है। सनलाइट इसके लिए लाजमी होता है। बाज़ों का हमारा एक नज़रिया होता है कि जब सूरज जो है वो किरणें आती हैं तो स्मोक ख़त्म हो जाती है, सूरज की उसकी शॉम की वजह से ही स्मोक जो है वो क्या होती है, पैदा होती है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे जी, मूवमेंट ऑफ एयर mass must be little so that reaction are not disturbed। हवा चल रही हो लेकिन इतनी ना हो कि रिएक्शन ही डिस्टर्ब हो जाए, कम हो, तो ये स्मोक की ये कंडीशन है कि इसके अंदर स्मोक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोक।
फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में मैं थोड़ा सा बता तो चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर गैसियस कंपाउंड्स होते हैं, और येलो कलर होता है फोटोकेमिकल स्मोक का। और ये किस वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से इसका येलो कलर होता है। तो इसके लिए हमने इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, या ये भी आ सकता है हो एसिड रेन इफेक्ट आवर एनवायरनमेंट, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको पता है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड ये माहौल में मौजूद होते हैं। तो जब बारिश का पानी आता है तो इनके साथ रिएक्ट करके वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का, क्रॉप्स का, फॉरेस्ट्स का जो है वो क्या होता है, नुकसान होता है। और इसके साथ साथ इन चीज़ों के नुकसान के साथ साथ हमारे पास जो पेंट्स हैं हमारे घरों के, हमारे विंडोज़ के, हमारे दरवाज़ों के, वो जो है वो ख़राब होते हैं। और इसके साथ साथ एक और भी जो है वो इसका इफ़ेक्ट होता है, जो कि हमारे पास आबी जानवर होते हैं उनका भी काफ़ी सारा नुकसान होता है, क्योंकि उनका जो पानी है वहाँ पे जिसको वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एसिडिक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन। मीथेन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, वो कहता है कि उनको आपने डिस्क्राइब करना है। तो मीथेन जो हमारे पास है, ये ट्रीज़ और जो प्लांट्स हैं वो हाइड्रोकार्बन जो है वो इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर पैडी फील्ड जिसको आप राइस की, धान की जिसको जो फसल है वो भी हमें मीथेन जो है प्रोवाइड करती है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन से भी, जो कि वाटर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, सेडिमेंट्स के अंदर, सॉइल के अंदर, वो उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं और वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में, मीथेन में। तो इसके साथ आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, सिंपल से इसका रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो भी आपको, आपके लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये हमारे फर्स्ट हाफ के 15 शॉर्ट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट में वीडियो इसके जो है वो नेक्स्ट हाफ की दूंगा, तो इंशाल्लाह आप तब तक इसे तैयार करें। और इसमें इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, कोई आपको नज़र आता है कि ये कन्फ्यूजन है आपके सर वीडियो के अंदर, इसके अंदर, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।